हाँ जी, लॉ का पेपर आपका आज फिनिश हो गया है और लॉ के पेपर के बाद अब आपको जो नेक्स्ट पेपर है वो कौन सा है, कॉस्टिंग का। कॉस्टिंग के पेपर की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले एक बार लॉ के पेपर में थोड़ा सा हम 5 मिनट के अंदर ओवरव्यू देख लेते हैं कि लॉ का पेपर कैसा था। बच्चों का रिव्यू तो यही है कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था और एवरेज था, इजी भी बोल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसका एमसीक्यू लेवल है वो तो बहुत इजी है। एमसीक्यू लेवल अब वो देते नहीं है, लेकिन 25 टू 28 मार्क्स का आपका इजी की कैटेगरी में था, जो बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो, और बाकी का आपका थ्योरेटिकल था। ठीक है, वही घिसी पिटी चीज़ें इन्होंने पूछी गई हैं, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें यहाँ पर नहीं थी। कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि आपको डाउट हो, तो वो हम साथ साथ क्लियर करके चलेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। जैसे ये आपका कंपनीज एक्ट का 1% कंपनी का नॉमिनी का क्वेश्चन है, कंपनीज एक्ट का। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंपनीज एक्ट का ही, बिल्कुल वही सीक्वेंस एग्जाम में पहले की तरह ही इन्होंने फॉलो किया है। अपॉइंटमेंट जो है ऑडिटर का, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में आता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, तो ये ऑडिटर की अपॉइंटमेंट वाली चीज़ है। आगे इन्होंने एक एजेंसी का क्वेश्चन दिया है आपको। ठीक है, एजेंसी के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्स मेड इन एजेंसी एग्रीमेंट विद वाई टू ऑथराइज हिम टू परचेज गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ एक्स फॉर द ईयर 2020 में जितने भी एक्स ने एक एजेंसी का एग्रीमेंट किया है वाई के साथ, एजेंसी एग्रीमेंट वाज साइंड बाय बोथ एंड इट कल्टेज और द टर्म्स एंड कंडीशन, सारी चीज़ें थी। क्वेश्चन में लास्ट में क्या बात बोलता है कि उन्होंने 10 लाख तक की जो है उनके बिहाफ पे अंडरटेकिंग ली थी कि वो उनके लिए लायबल होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक सिंगल आइटम उन्होंने 12 लाख का परचेज कर लिया है, तो फिर लाइबिलिटी पूछी थी कि लायबल कितने के लिए होगा, और ये जो 14 लाख और ये जो 2 लाख के डिस्काउंट वाली चीज़ है ये इररिलेवेंट है आपकी, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम में इसका आंसर होना चाहिए, जो कंक्लूजन जो फॉलो करेगा इसके अंदर, वो ये रहेगा कि जो भी आपका प्रिंसिपल जो है वो लायबल होगा अप टू अमाउंट ऑफ ₹10 लाख, और अदर के लिए लायबल नहीं होगा जितने के लिए उन्होंने ऑथराइज किया है इन राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया, उसके बाद आपका ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, और आपसे पूछा गया स्टेट विद रीजन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार भी गलती से भी देख लिया होगा तो इसका आंसर आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, राम ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन दिल्ली अपॉन श्याम इन अ रेजिडेंट ऑफ जयपुर। सबसे पहली चीज़, ड्रॉ कहाँ पर हुआ, अगर आपका इंडिया में हुआ है तो इसके चांसेस हैं। अब ड्रॉ इंडिया में हो गया और उसके बाद पेबल कहाँ पर है, अपॉन अ पर्सन पेबल इन इंडिया ऑल्सो, तो ये वाला आपका बिल कौन सा हो गया, ये हो गया आपका इनलैंड बिल सबसे पहला। उसके बाद आपसे पूछा गया रमेश ड्रॉज अ बिल, कहाँ पर बिल ड्रॉ हुआ है, मुंबई के अंदर, अपॉन सुरेश इज अ रेजिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल ठीक बात है, ड्रॉन इन इंडिया है बट पेबल कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया, ऑन ए पर्सन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है बट पेबल इन इंडिया, तो ये आपका सेकंड कंडीशन में फॉल करता है इनलैंड बिल की। अगर आपने कंडीशन, आपको इसका आंसर कैसे देना चाहिए, सबसे पहले आपको डिफाइन करना चाहिए कि इनलैंड बिल की डेफिनेशन क्या है। आप इनलैंड बिल को डिफाइन करिए, उसके बाद आपको बताना है, तब आपको पूरे 4 मार्क्स मिलते हैं। अजय ड्रॉज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन कैलिफोर्निया अपॉन विजय, कहाँ पर ड्रॉ हुआ है, ड्रॉन आउटसाइड इंडिया हुआ है, तो इसे आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पहली बेसिक कंडीशन से ही आउट हो गया, ये आपका फॉरेन बिल है। उसके बाद मुकेश ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन लखनऊ, इंडिया में ड्रॉन हुआ है बट रेजिडेंट किसके ऊपर ड्रॉ हुआ है, आउटसाइड इंडिया, और पेबल भी कहाँ पर है, आउटसाइड इंडिया, तो ये भी आपका कंडीशन में फॉलो नहीं करता, ये भी आपका हो गया फॉरेन बिल। अगर आपने थोड़ी बहुत भी सही तरीके से किया होगा तो पूरे पूरे 4 नंबर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। आगे ये कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा एसएम में भी क्वेश्चन है आपका, ये आपका मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, कितने बजे स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, एडजॉर्नमेंट हो गया तो क्या होगा, कितने मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने की जरूरत है, ये आपको मीटिंग कंपनीज एक्ट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन। आगे ये भी कंपनीज एक्ट का आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी का होगा, और एक बोनस शेयर की अलॉटमेंट वाला पॉइंट है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका ये रहा, Mr. CB was invited to guarantee a employee BD who was the previously dismissed for dishonesty by the same employer। पहले निकाल दिया गया था लेकिन दोबारा गारंटी लिया उन्होंने, अब से ऐसा नहीं करेगा। This fact was not told to Mr. CB later on। पहले इस चीज़ के लिए निकाला गया था, ये चीज़ आपको पहले बताई नहीं गई थी। ठीक है, the employee embezzled funds whether CB is liable for the financial loss as surety in the provision of Indian Contract Act 1872। तो आपसे पूछा गया कि बताइए क्या वो लायबल होगा। तो सबसे पहली चीज़, जब आप किसी के लिए भी एक गारंटर अगर अपॉइंट होते हो तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ व्यू निकल सकते हैं, लायबल होगा या नहीं होगा। अगर आप लिखते हैं कि लायबल होगा तो कौन से वाले ट्रांजैक्शंस के लिए, कौन से वाले फ्रॉड के लिए लायबल होगा, जो सब्सीक्वेंट है, जब से आपने एग्रीमेंट किया है उसके बाद अगर उसने कोई मिस एम्बेजलमेंट किया है उसके लिए, और लेटर ऑन वाले जो पहले थे अर्लियर वाले वो नहीं होंगे। ऐसा दूसरा हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है कि लायबल ही नहीं होगा। इसका रीज़न क्या डाल सकते हैं हम, इसका रीज़न ये डाल सकते हैं कि जब आप गारंटी एग्रीमेंट डालेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो नोन होनी चाहिए, आपको कुछ भी मटेरियल चीज़ हिडन नहीं हो सकती। तो ज़्यादा जो लॉजिकल आंसर है वो ये होगा, लायबल होगा और सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए लायबल होगा। उसके बाद आते हैं, मिस्टर एक्स एग्री टू गिव अ लोन टू रुपीज़ मिस्टर वाई ऑन सिक्योरिटी ऑफ 4 प्रॉपर्टीज़। 4 प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी दी उन्होंने, गारंटी अगेंस्ट लोन दे दी। एक्चुअली
मिस्टर गेव अ लोन ऑफ स्मॉलर अमाउंट ऑन सिक्योरिटीज़ का मतलब है अगर 20 लाख की सिक्योरिटी थी तो आपको 20 लाख से कम का लोन दिया गया है ऑफ दिस प्रॉपर्टी। वेदर ए इज लायबल ऑन सिक्योरिटी, मिस्टर वाई फेल टू रीपे द लोन। सबसे पहली चीज़ तो अगर वो फेल कर गया है तो आपके पास सिक्योरिटीज़ हैं, आप उसे बेच दीजिए। अगर आपका मन नहीं कर रहा, आपका मन कर रहा है कि जिसने इनकी गारंटी ली है, जो इसके श्योरिटी हैं, अगर उन्हीं से आपका पैसे डिमांड करने का मन कर रहा है तो बिल्कुल आप मांग सकते हैं, वो पर्सन पेबल होगा लायबल करने के लिए। लेकिन उसके बाद एक प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन फॉलो होगा आपका। प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन 11th क्लास का पॉइंट है कि जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो जो आपका श्योरिटी है वो लायबल होगा आपसे सारी की सारी सिक्योरिटीज़ लेने के लिए। तो ये चीज़, अब जो श्योरिटी है उसके पास राइट है कि जो भी सिक्योरिटीज़ आपको उन्होंने दी है वो सारी की सारी आपको उन्हें देनी पड़ेंगी। ये इसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन कंपनीज एक्ट का। और ये आपका है जनरल क्लॉज एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये आपका है, ये भी आपका जनरल क्लॉज एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन। आगे पूरे क्वेश्चन हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे डिटेल में, कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है। डिक्लेयरिंग डिविडेंड से रिलेटेड बातें हैं, सेक्शन 8 कंपनी का है, आप कहाँ से डिक्लेयर करा रहे हो, और पीनल प्रोविजंस क्या है अगर आप फेल टू पे इंटरिम डिविडेंड। ये आप कह सकते हो कि ये आपका फाउंडेशन का टॉपिक है। आधा क्वेश्चन आप फाउंडेशन की लॉ के बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो, ठीक है। उसके बाद फिर से आ गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। विकास एक्सेप्टेड अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। विकास एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है कि जो एक्सेप्ट करता है वही बाद में पे करता है, तो इसका मतलब विकास को पैसे देने हैं, ठीक है। विच इज़ एन एकोमोडेशन बिल ड्रॉन बाय ए। एकोमोडेशन का बिल का क्या मतलब है, ए ने कहा विकास मुझे तुमसे पैसे लेने हैं, क्या तुम मुझे पैसे दोगे, इसके बदले में ए ने उसके लिए कुछ नहीं कहा, तो ये विदाउट कंसिडरेशन है, अकोमोडेशन बिल है, सेक्शन नंबर 43 फॉलो होता है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ से कहाँ गया है बिल, अब विकास ने साइन किया, इसका मतलब अभी जो बिल है वो किसके पास है, ए के पास। देखो बच्चे ने बनाया हुआ ए के पास से बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहाँ कहाँ जा रहा है। उसके बाद ए ने ट्रांसफ़र किया है बिल को, किसको, बी को, तो बी अब ए के साथ चला गया है बिल बी के पास। उसके बाद विदाउट कंसिडरेशन, अच्छी बात है, लो कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। बी फर्दर ट्रांसफर टू सी ऑन 1 मार्च 2020 फॉर वैल्यू। वैल्यू का क्या मतलब होता है कि अब इसने फॉर कंसिडरेशन लिया है, गुड फेथ वगैरह की कोई बात इसमें आई नहीं है। देन सी ट्रांसफर टू डी ऑन 1 अप्रैल विदाउट कंसिडरेशन। अब जो सी है इसने डी को दे दिया है, कैसे, विदाउट कंसिडरेशन। अब आपसे क्या पूछा गया है, डी होल्ड्स द बिल टिल मेच्योरिटी एंड ड्यू डेट ऑफ पेमेंट द प्रेजेंटेड द बिल फॉर पेमेंट बट बिल इज डिसऑनर्ड बाय विक्रम। विक्रम ने लास्ट में पैसे देने से मना कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डज डिस्कस द राइट्स ऑफ ए बी सी डी टू रिकवर द अमाउंट ऑफ दिस बिल एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एट 1881। सबसे पहली चीज़ आपको एक रूल पता होना चाहिए, हर एक पर्सन जो अपने जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन एंड अदर ऑल अदर प्रायर पार्टीज से मांग सकता है। तो अब बताइए ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन कौन कौन है, तो सी से पहले क्या कोई, डी के लिए क्या कोई ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन है, आंसर इज नो, इसने विदाउट कंसिडरेशन लिया है। क्या सी के लिए कोई ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन है, आंसर इज यस। तो सी कैन डिमांड कहाँ से, बी से, ए से और वी से भी, ठीक है। सी के अलावा यहाँ पर कोई भी पर्सन इंटर से कोई भी इसके पास राइट नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन आपका बिल्कुल स्टडी मटेरियल में है, आई होप आपने ऐसा ही आंसर दिया होगा। ये कंपनीज एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है आपका। किस चीज़ से रिलेटेड है, मैक्सिमम डिपॉजिट वगैरह से रिलेटेड है। आगे आपका ये भी कंपनीज एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, सारी अमाउंट्स दी हुई है और एसएम में एज इट इज़ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन आ गई एफिडेविट और गुड फेथ क्या होता है। गुड फेथ अगर आपको नहीं भी पता होता, अगर आपने सपोज करिए आपने जनरल क्रॉस एक्ट में नहीं पढ़ा गुड फेथ क्या होता है, तो आपने इतने टर्म्स में यूज़ किया कि गुड फेथ क्या होता है। गुड फेथ का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपने रीजनेबल कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिससे आपको कोई भी ऐसी चीज़ ऑर्डिनरी डिलीजेंस से कोई चीज़ पता लगाई जाए और कोई स्टेप लिया जाए, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। ट्रांजैक्शन यूजुअल मैनर में है और आपने विश्वास किया है सामने वाली पार्टी पे। प्रोविजो की डेफिनेशन पूछी गई है आपसे, ये कंपनीज एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये आ गया फिर से, राम ड्रॉज अ बिल ऑफ चेक ₹1 लाख, इट वॉज अ बियरर चेक था, ठीक है। राम केप्ट द चेक विद इन हिमसेल्फ, आफ्टर सम टाइम राम गेव इट टू श्याम एज अ गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। राम ने किसको दिया, श्याम को, ठीक है। आगे इन्होंने क्या पूछा है, डिसाइड वेदर द श्याम इज हैविंग वैलिड टाइटल ओवर द चेक। यस वैलिड टाइटल है श्याम का, कोई परेशानी नहीं है। आगे इन्होंने क्या पूछा है, और इन्होंने पूछा है वेदर श्याम इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो श्याम एक होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, तो दो आंसर है इसके। पहली चीज़ वैलिड टाइटल है, आंसर इज येस। कोई जबरदस्ती कोई कोर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस ये सब चीज़ें करके नहीं किया, वैलिड बिल है बिल्कुल। और उसके बाद नॉट इन रिलेशन टू चेक एज पर सेक्शन 9 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले सेक्शन 8 में होल्डर की डेफिनेशन बतानी चाहिए इसके अंदर, और उसके बाद सेक्शन 9 में आप होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन बताएंगे, जिसमें एक पॉइंट क्या है होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए कि आपको फॉर कंसिडरेशन लेना है। अब इसमें जो है वो गिफ्ट है, गिफ्ट फॉर कंसिडरेशन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया ये कि जो आपका सेक्शन 9 की जो डेफिनेशन है होल्डर इन ड्यू कोर्स की, वो फॉलो नहीं होगी। अगर आपने एग्जाम में सेक्शन 8 की डेफिनेशन नहीं भी लिखी है, लेकिन आपको सेक्शन 9 की तो लिखनी ही पड़ेगी। रीजन बिंग उन्होंने आपसे बस क्या पूछा है, वैलिड टाइटल है, तो आप बता सकते हो सेक्शन 8 के हिसाब से वैलिड टाइटल तो है, लेकिन ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। 3 नंबर आपको पूरे मिलेंगे अगर आपने होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन इसके अंदर लिख के आए हो तो।
उसके बाद इन्होंने और ऑप्शन में एक चीज़ दी है कि ये नहीं आता तो ये कर दो। आई प्रॉमिस टू पे डी सन 10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, कौन सा सन, उन्होंने कहा डी के 2 बेटे हैं, तो हमें क्या पता कौन सा, तो इसके अंदर जो आपका प्रोमिसरी नोट है उसके अंदर एक ड्रॉअर होता है जो बना रहा है, मेकर होता है, और एक होता है पेई या फिर आप ड्रॉई बोल सकते हैं जिसके ऊपर बनाया गया है, तो वो यहाँ पर क्लियर नहीं है तो ये वैलिड नहीं है। आगे आई प्रॉमिस टू पे 5,000 ऑन डिमांड एट माई कन्वीनियंस, अच्छी बात है, ऑन डिमांड पे करिए, लेकिन टू होम, किसको पे करोगे, ये क्लियर नहीं है, तो दोनों ही के दोनों वैलिड नहीं है। अगर आपने इसको वैलिड कर दिया है तो इसे बियरर वर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा कि ये हम बियरर समझ के कर रहे हैं, बट प्रोमिसरी नोट कभी भी बियर नहीं हो सकता, तो आपको दोनों का ही आंसर क्रॉस करके आना था। आगे इन्होंने बोला हु इज़ द कंपिटेंट अथॉरिटी टू इशू अ प्रोमिसरी नोट पेबल टू बियर, कौन सी वो कंपिटेंट अथॉरिटी है, सर आरबीआई है जो नोट इशू करती है, इसके अलावा कोई भी कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है। इसके अलावा आपने प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन सेक्शन 4 के अंदर पढ़ा होगा, फीचर्स में लिखा हुआ है, ठीक है, फीचर्स में लिखा हुआ है कि प्रोमिसरी नोट जो है आपका क्या होता है, पेबल टू बियर हो सकता है, लेकिन बाद में एक अमेंडमेंट में आरबीआई एक्ट क्या कहती है कि प्रोमिसरी नोट कैन नेवर बी मेड पेबल टू बियरर, ये चीज़ आपको यहाँ पर लिख के आनी थी और आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाते, ठीक है। आगे उन्होंने पूछा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का कंपनीज एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपका, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये भी कंपनी एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे आसान क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी में डायरेक्ट डिफरेंस आया और 4 मार्क्स के लिए, अगर आप ये भी पढ़ के नहीं जाओगे तो बड़ी परेशानी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, एक ही स्टेटमेंट दी है उन्होंने, ये आपका पूरा का पूरा लॉ का पेपर है। मेरे हिसाब से अगर आपने एमसीक्यू ढंग से लिखे हैं और आपने थोड़ी सी भी अच्छी पढ़ाई की है तो आप अटेम्प्ट जो कर सकते थे बिल्कुल जिसकी कंटेंट भी अच्छा हो, 75 to 80 मार्क्स का पेपर आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते थे जैसे इसका कंटेंट बहुत अच्छा हो, मतलब, और बहुत ज़्यादा कम मार्क्स कटेंगे आपके, ज़्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे अगर सारी चीज़ें आपको पता है। अब इसको छोड़ देते हैं वापस, इस पर दोबारा आप मत जाइएगा, कुछ क्वेश्चन गलत भी निकल गए तो कोई बात नहीं, वो डिपेंड करेगा आपने उसका जस्टिफिकेशन क्या दिया है। अब आते हैं एग्जाम स्ट्रेटजी पे, किसकी, कॉस्टिंग की। सबसे पहली चीज़, कॉस्टिंग का चैप्टर है बहुत बड़ा, 15 से 16 चैप्टर हैं आपकी, थ्योरी वगैरह सब मिला के। इसमें कुछ कंपलसरी चैप्टर्स हैं, मतलब जो एग्जाम में आने ही आने हैं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये चैप्टर आपके जरूर दिखेंगे आपको किसी भी क्वेश्चन के पार्ट में, ठीक है। जिनमें कौन कौन से चैप्टर है पहले इनकी बात कर लेते हैं। मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है, मॉड्यूल 1 के अंदर ही है आपका, एबीसी भी मॉड्यूल 1 के अंदर है, तो इसे तो आप लाइन से ही उठा लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। एग्जाम में 200% आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। मटेरियल में आपको क्या करना है, एक तो ईओक्यू का कंसेप्ट और डिस्काउंट का कंसेप्ट आपको अच्छे से करना है, और दूसरी चीज़ मटेरियल के साथ आपको कंट्रोल वाले फॉर्मूले भी पढ़ने हैं, मैक्सिमम मिनिमम वाले, इतना आप कर जाइए बहुत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेबर के अंदर आए आप, लेबर के अंदर आपको कुछ बोनस प्लान्स करते हैं होल से और रोवन वाले, होल से और रोवन के अलावा आप ना पढ़ें, आपके सिलेबस से हट चुके हैं अगर आपको नहीं पता है तो। लेबर में आप क्या करिए, लेबर के अंदर आपको कुछ लेबर के ना कुछ फॉर्मूलेज होते हैं कि जो सिचुएशन ओरिएंटेड होते हैं, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे ही हमें उसे वेज प्लान देना है, ठीक है। तो इफेक्टिव पीस रेट वगैरह उसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आ गया ओवरहेड्स, ओवरहेड्स बहुत बड़ा है, लेकिन आपको क्या करना है, ओवरहेड्स के अंदर आपको सारे मेथड्स पढ़ने हैं। एक तो आप बेसिक पढ़ लीजिए, बेसिक मशीन आर कैसे निकालते हैं और लेबर आर कैसे निकालते हैं, और एक कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर का भी कंसेप्ट है, वो आप पढ़ लीजिए। और डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन के कुछ मेथड्स हैं, जैसे स्टेप डाउन लेडर मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए बस। एबीसी का आपको 200% क्वेश्चन दिखेगा एग्जाम के अंदर, बेसिक होता है एबीसी में, कुछ नहीं अलग से चैप्टर है, इसी के क्वेश्चन कर जाइए स्टडी मैट के, इतना ही इनफ होगा। अब आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये दुनिया इधर से उधर हो जाए आपको इसका क्वेश्चन जरूर दिखेगा, और कई बार ऐसा देखा गया है कि इसका एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब वो अदर क्वेश्चन का पार्ट होता है, और 5 नंबर का भी इसमें से फर्स्ट और फोर्थ में से पूछा जा सकता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके 2 पार्ट में आ सकता है, 10 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट या फोर्थ लास्ट वाले पार्ट में से भी आ सकता है। तो ये तो आपको करके ही करके जाना है, छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। उसके बाद आगे आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, इसके अंदर आपका बीईपी वगैरह वाली सारी चीज़ें आनी है। एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देख के जाना, एक फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन सेल्स, ये आता है आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, तो आप ये वाला फॉर्मूला जरूर पढ़ के जाइएगा। बाकी आप पीवी रेशियो वगैरह सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर अप्लाई होती है। और एक बजट, ये आप लाइन से, कितने चैप्टर हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, आप इस 7 चैप्टर आप किसी भी सीक्वेंस में कीजिए। वैसे मैं एक सीक्वेंस भी बताऊंगा आपको किसके हिसाब से करना चाहिए, लेकिन किसी भी सीक्वेंस में करिए। ये चैप्टर तो आपको जरूर करके जाना है, और एग्जाम में आपको 200% दिखने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं अदर्स के अंदर जो चैप्टर है वो ऐसा नहीं करके नहीं जाने। इसका मतलब ये है, अगर कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है इसका ना आए, ठीक है। यूनिट बैच का आगे हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का ना है, प्रोसेस का आगे हो सकता है, जॉइंट बाय का ना है, सर्विस कॉस्टिंग जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। तो इसमें कंपलसरी नहीं बोलूंगा मैं, ऑप्शन भी आ सकता है आपको, लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोसेस है, आपको जरूर दिख जाएगा एक, और ऑपरेटिंग का, इसमें भी 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है।
ये इस कैटेगरी में मैंने क्यों नहीं रखी, क्योंकि कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं हर बार ही कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं हर बार ही प्रोसेस का क्वेश्चन आता है, और हर बार से 2 बार से प्रोसेस का क्वेश्चन आ रहा है आपके 3 बार से नए सिलेबस में, और उसमें अब तक स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन नहीं पूछा गया है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, इस वाले कंसेप्ट को आप जरूर पढ़ के जाएं, पिछले 3 अटेम्प्ट से आया नहीं है, और स्टडी मैट में इसका क्वेश्चन है। जॉइंट बाय बहुत ईजी है, सर्विस कॉस्टिंग आपको देख के जानी है, पैसेंजर किलोमीटर वगैरह, होटल इंडस्ट्री जो अदर देन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन हर एक किसी का देख के जाना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे होती है, ठीक है। ये आपके लिए इनफ होगा। सीक्वेंस क्या रहेगा, ये मेरे हिसाब से सीक्वेंस है, आप किसी भी सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप छोटे चैप्टर से स्टार्ट करिए, जैसे आज आप एग्जाम दे के आए, मार्जिनल कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर, एबीसी एंड ओवरहेड्स आपको एक साथ करने हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि दोनों एक जैसे ही रिलेटेड हैं। उसके बाद आप बजट करिए, कॉस्ट शीट करिए, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, सर्विस कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने लास्ट में इसलिए रखा है कि आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को ऐसे समय पर करिए, आज नहीं करना आपको। जैसे आज आप एग्जाम तक ये बिल्कुल आज नहीं करना, ये आपको कल 4 से लेके 6 बजे के आसपास, मतलब 4 से लेके 6 या 7 बजे के आसपास, इस टाइम पीरियड में कहीं पे करना है, क्योंकि एक बार आप उस टाइम रिवाइज करेंगे इसको, और एक बार आप मॉर्निंग में रिवाइज करेंगे, तो ये आपकी थोड़ी सी मेमोरी में बैठ जाएगा और इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। हम ज़्यादातर ध्यान किस पे देते हैं, मटेरियल पे और लेबर दोनों के जो आते हैं, लेकिन अगर ओवरहेड्स का आ गया तो हम बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, तो आपको ओवरहेड्स के 1 से 2 क्वेश्चन करके जरूर जाने हैं। बाकी अदर्स को आप किसी भी सीक्वेंस में करिए, कैसे भी फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स कैसे यूटिलाइज करने होते हैं कॉस्टिंग के, ये ध्यान देखने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, पहला क्वेश्चन हमेशा कंपलसरी होता है, तो इस चीज़ को तो छोड़ दीजिए कि आप पहले क्वेश्चन की कभी भी डिटेलिंग में ना जाएं। हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन की डिटेलिंग में चले जाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आया। पहला क्वेश्चन आपका हमेशा इजी होगा, 5-5 नंबर के होंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग से, लेबर वगैरह से, इनसे बहुत इजी क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आपको ना आता हो, लेकिन उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़, डिटेलिंग में क्यों मना कर रहा हूँ आपको अदर पेपर पढ़ना है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। रीजन बीइंग, आपको अदर पेपर इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि उसमें से आप पहले ऑड वन आउट हटा लीजिए। सपोज करिए आपको 4th क्वेश्चन नहीं आता, तो आपने क्रॉस कर लिया। जब आपका 15 मिनट्स ओवर हो जाएंगे, एमसीक्यू तो इसमें है नहीं, तो 15 मिनट्स जब आपके ओवर हो जाएंगे तो उसमें क्या होता है, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो फिर से दोबारा से डिटेल में पढ़ोगे जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे। तो रादर देन आप अपने 15 मिनट ओवरव्यू जरूर लेना कि कहाँ कहाँ से पेपर आया, तो हो सकता है थोड़ा कॉन्फिडेंस भी जनरेट हो जाए कि चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो कंपलसरी, उसमें मुझे 2-3 पार्ट आते ही आते हैं, ठीक है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आपको ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ना है, बस चैप्टर देख लेना है कि ये कौन से चैप्टर से आए हैं पहले वाला क्वेश्चन, और इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से देने के बाद आपने पहले तो ऑड वन आउट हटा देना, और उसके बाद सीक्वेंस भी डिसाइड कर लेना है कि मैं इस सीक्वेंस में क्वेश्चन करने वाला हूं। जैसे सपोज करिए इसमें प्रोसेस का क्वेश्चन आ गया, आपको बहुत अच्छी तरह आता है, प्रोसेस का क्वेश्चन करिए। स्टार्टिंग में बड़े क्वेश्चन ना ले, मैं फिर से आपको बोलूँ, सपोज करिए 5th क्वेश्चन में एक बड़ा क्वेश्चन है, तो बड़े ना ले, आप छोटे क्वेश्चन ले, छोटे छोटे चैप्टर के क्वेश्चन ले। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको लगता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बड़ा क्वेश्चन आया या मिक्स करके आया, मटेरियल, लेबर, सारी चीज़ मिक्स करके, तो उसको थोड़ा सा इन बिटवीन पेपर के लिए बचा कर रखे। स्टार्टिंग के आपके 1.5 आवर्स आप दे दिए, छोटे छोटे टारगेट्स पे हिट करिए, आपका बहुत थोड़ा सा आपका जो पेपर है वो कवर हो जाएगा हाफ टाइम में, तो आपको थोड़ा सा प्रेशराइज फील कम होगा। ये आपका है हाउ टू यूटिलाइज फर्स्ट 15 मिनट। अब थ्योरी के लिए क्या करना है। थ्योरी न्यू कोर्स के लिए अगर मैं बात करूँ, तो न्यू कोर्स के लिए कभी भी थ्योरी कंपलसरी है ही नहीं। अगर आपको प्रैक्टिकल अच्छे से आते हैं, अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो आप थ्योरी पढ़ के ही मत जाइए। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन गलती से इधर उधर से फंस गया, ठीक है, तो उस केस में क्या करना होता है, तो आप थ्योरी पढ़िए। थ्योरी कहाँ से पढ़नी है, चैप्टर नंबर फर्स्ट की थ्योरी है, एक क्वेश्चन कंपलसरी आना ही आना है। तो जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑल, वो आप ज़रूर पढ़ के जाइए, उसके जो भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। उसके बाद कहाँ से थ्योरी आती है, आपकी जो नेक्स्ट चैप्टर है उससे थ्योरी आती है, वो है मटीरियल। मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है। फिर उसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, बजट से हमेशा थ्योरी आने के चांसेस होती है। अ गुड कंट्रोल सिस्टम क्या होता है आपका, ठीक है, वो बजट से आएगा। फ्लेक्सिबल बजट और फिक्स बजट में क्या डिफरेंस है, यहाँ से आपको आ सकता है। दूसरा मार्जिनल कॉस्टिंग से भी कई बार आता है, और एक और आता है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग से, कि आइडल टाइम या लेबर से भी आ सकता है। आइडल टाइम की ट्रीटमेंट क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग में आपसे पूछ लेगा कि नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट क्या होती है, एब नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट क्या होती है, तो आप उसे समझा दीजिए कौन सा कॉस्ट का पार्ट होता है, कौन सा कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी थ्योरी के अंदर आएंगी। अब मैं स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक्स आपको बता दूं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं और एग्जामिनर के भी फेवरेट हैं। वो है आपका मटेरियल के अंदर जस्ट इन टाइम अप्रोच क्या होता है, ठीक है, फास्ट मूविंग आइटम क्या होते हैं, स्लो मूविंग आइटम्स क्या होते हैं, ये मटेरियल के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज़ और क्या पूछा जा सकता है आपसे, बजट के अंदर आपको पूछा जाएगा जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, फिक्स बजट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे बजट में पूछी जा सकती हैं। और गुड कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो थ्योरी को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करना। और एक थ्योरी जो आएगी आपकी, वो आएगी प्रैक्टिकल बेस्ड,
तो जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग की थ्योरी आ गई तो वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, आइडल टाइम की थ्योरी आ गई आपकी कहाँ से, लेबर से, तो वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतने चैप्टर्स आप कर जाइए, आपका एग्जाम 70 to 80% आपको यहाँ से फंस जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ICAI के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से एनालाइज करके निकाला गया है कि इसमें से कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। तो ऑल द बेस्ट आपकी तैयारी के लिए। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन काफ़ी सारे होते हैं, तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे छोटे छोटे चैप्टर से चलना है, और एग्जाम में भी ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि छोटे छोटे चैप्टर पहले कीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले कीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा तब बड़े क्वेश्चन की तरफ जाइए आप। चलिए।